नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, प्रणाम एंड हेलो, माय नेम इज रविकांत शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सोल फिजिक्स। आज का जो वीडियो है इट इज टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड एंड ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन माय प्रीवियस टू वीडियोस। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस टू वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियोस को देखिए एंड देन यू शुड कंटिन्यू विद माय न्यू वीडियो। In today's video, I'm assuring you that you will build a confidence with respect to all those concepts we had discussed in previous two videos. So without wasting your time, let's get started. Question आपको screen पे दिख रहे होगा बेटा, and let me read it for you. It's a question of NCERT, example number 1.2. If 10 to power 9 electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on other body? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या है बेटा, हमारे पास दो बॉडी है, लेट्स से बॉडी ए एंड बॉडी बी। ठीक है, अब हो क्या रहा है बेटा कि इन एवरी सेकेंड 10 to power 9 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग आउट फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। तो अगर मैंने ये पूछा कि हाउ मच चार्ज डेवलप्स इन बॉडी बी बाय द टाइम व्हेन this many electrons reaches in body B, तो हम क्या लिखेंगे? If you remember the expression of quantization, that is Q equals to plus and minus Ne. So just substitute these values, that is 10 to power 9 into 1.6 into 10 to power minus of 19. So after solving it, you will get 1.6 into 10 to power of minus of 10 of coulomb. So this much charge develops on body B in every second. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि अगर इतने कुलम की बजाय यहां पे सिर्फ और सिर्फ 1 कुलम ऑफ चार्ज अगर डेवलप हो गया, यहां पे देखो 1 कुलम नहीं है, 10 टू पावर माइनस 10 कुलम है, ये ध्यान दीजिएगा, यू शुड फोकस ऑन द पावर्स। तो अगर यहां पे इस बॉडी बी पे अगर 1 कुलम ऑफ चार्ज अगर डेवलप हो गया तो उतना चार्ज डेवलप होने के लिए टाइम कितना लगेगा? हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू डेवलप अ चार्ज ऑफ 1 कुलम? दिस इज द क्वेश्चन दे आर आस्किंग। तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। व्हाट वी विल डू, वी विल यूज यूनिटरी मेथड, सबको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। लेट्स से कि दैट इन एवरी सेकेंड 1.6 into 10 to power of minus 10 coulomb of charge develops in body B। तो अगर 1 coulomb of charge अगर डेवलप हुआ तो कितना टाइम लगेगा? लेट्स से x is the time is required, तो let's use the unitary method। So that would be 1 second into 1 coulomb is equal to 1.6 into 10 to power minus 10 coulomb into x. So when you solve the value of x, that will be x is equal to 1 second into 1 coulomb divided by 1.6 into 10 to power minus 10 of coulomb, coulomb cancel हो गया। So this is the expression of time required to develop a charge of 1 coulomb, that is x is equal to 1 by 1.6 into 10 to power minus of 10 of second. This time is required. अब हमें सेकंड नहीं समझ आ रहा बिकॉज 10 टू पावर ऑन एन एवरेज 10 टू पावर 10 सेकंड लगा है। लेट्स से वी वांटेड टू एक्सप्रेस दिस टाइम इन अ फॉर्म ऑफ ईयर्स, तो वो कैसे करेंगे बेटा? तो जनरली हम क्या करेंगे कि वी विल अगेन यूज द यूनिटरी मेथड। अब ध्यान से देखिएगा कि लेट्स से कि इन एवरी 60 सेकेंड is equal to, I will say, 1 minute. So if I have this many second, how much? 1 by 1.6 into 10 to power minus 10 of second. How much minute is required? अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये जो सेकेंड है इसको मैं पहले मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूं। मेरा एम क्या है? I wanted to convert this time in years. तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा बेटा? That would be equals to x is equal to 1 by 1.6 into 10 to power minus of 10 divided by 60. So this is the expression of x I will get in a form of minutes. So इतना मिनट लगेगा बेटा। सेम यूनिटी मेथड जो यहां पे मैंने परफॉर्म किया ना बेटा, यू हैव टू परफॉर्म द सेम मेथड हियर, राइट? अब ये मुझे क्या मिला? आई ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ टाइम इन अ फॉर्म ऑफ मिनट। अब हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? वी नीड टू कन्वर्ट इन आवर्स। तो वो कैसे होगा? दैट 60 मिनट is equal to 1 hour.
So this many minute 1 by 1.6 into 10 to power minus 10 into 60 minute is equal to how much hour? Then again you have to use the unitary method, and when you start solving it, you will obtain this expression 1 by 1.6 into 10 to power minus 19 into 60 hour. So this is the value of time in a form of hour. Now we need to convert in a form of days. तो वो कैसे होगा? In order to convert this part in a days, we should note that 24 hour is equal to 1 day. So this many hour 1 by 1.6 into 10 to power minus 19 into 60 hour is equal to how many days? That would be your x. And let's say the x is equal to 1 by 1.6 into 10 to power minus 19 into, it's not 19, sorry, it's a minus 10. ये फ्लो में मैं माइनस 19 लिख दे रहा हूँ. ओके फाइन. सो दिस इज 10 टू पावर माइनस 10 इंटू 60 एंड इंटू 24. तो यहां पे मैंने 24 लिखा. नाउ दिस पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू डेज. ठीक है. अब हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटा? ईयर्स में कन्वर्ट करना है. ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वी नो दैट 365 days is equal to 1 year. So for this many days, how much? 1 by 1.6 into 10 to power minus 10 into 60 into 24 days is equal to x. So again, when you solve this part, you will obtain the expression as x is equal to 1 by 1.6 into 10 to power minus 10 into 60 into 24 into 365 years. So finally when you solve this expression, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना बेटा, इसे आप जब सॉल्व करोगे तो ऑन एन एवरेज कैलकुलेटर के साथ यूज करके आप सॉल्व कर लेना, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ऑन एन एवरेज 200 इयर्स. अब आप बोलोगे सर एग्जाम में इतना सारा थोड़ी करना है मुझे. नहीं नहीं, इतना करना नहीं है आपको. डायरेक्टली मैं बता रहा हूं. ये तो जैसे आपके समझने के लिए मैंने बताया कि ये प्रोसेस किया कैसे जाता है. जनरली बच्चों को पता ही नहीं रहता कि कैसे 60 से मल्टीप्लाई किया, कैसे 60 से डिवाइड किया, कैसे 24 को किया, 365 कैसे है. जनरली आइडिया होता नहीं है. सो दिस वाज द पार्ट आई हैड डिस्कस जस्ट टू मेक इट क्लियर कि ईयर्स में हमने सेकंड से ईयर में कैसे कन्वर्ट किया. नाउ वी विल यूज अ सिंपल शॉर्टकट. कौन सा शॉर्टकट यूज करना? विल यूज rather than going through all those procedure, सिंपली हम लोग क्या करेंगे? सिंपली आपका ये जो एक्सप्रेशन है x इज इक्वल टू 1 बाय 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 दिख रहा है. इसे आप क्या करना बेटा? सिंपली आप 60 से डिवाइड कर लो, तो ये कन्वर्ट हो गया मिनट में, ये हो गया आवर में, ये हो गया डे में, और ये हो गया आपका ईयर में. बस खत्म. दिस इज योर 365 आफ्टर सॉल्विंग इट ऑन एन एवरेज 200 years. Right? So this is the expression of x. आप भी खुद ट्राई कर लीजिए बेटा, देख लीजिए क्या आ रहा है आंसर. दिस इज द अप्रोक्सीमेशन आई हैव यूज्ड. चलो अब सेकंड क्वेश्चन देख लो बेटा, स्क्रीन पे आ रहा होगा. लेट मी रीड इट फॉर यू. हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर? अरे बाप रे बाप, इन अ कप ऑफ वाटर. चलो ठीक है. So you need to find the value of charge that is develops in your cup of water. तो वो कैसे होगा? जनरली देखो यहां पे एक चीज तो ये क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है कि जो एलिमेंट है पानी के अंदर, कप के अंदर, दैट इज वाटर. ठीक है. सो दिस वाटर मॉलिक्यूल कैसे लिखते हैं? H2O. तो इसका अगर वेट का कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा? 2 into 1 plus 16, so that would be 18 ग्राम पर मोल. तो एक मोल ऑफ अगर एक मोल में वाटर अगर लेता हूं, एक मोल मतलब कितने एलिमेंट्स होते हैं बेटा? एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? 6.022. एवोगैड्रोस नंबर अगर आपको याद होगा. सो 1 मोल is equal to 6.022 into 10 to power 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. ये जनरल एवोगैड्रो का प्रिंसिपल है. अब हर एक मोल में 18 ग्राम ऑफ वाटर है.
अब समझते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अगर हमारे पास एक कप है और कप का जो वेट है, जो अगर पानी अगर उसमें भर दिया जाए तो लेट से उसका वेट कितना है, लेट मास ऑफ द कप इज m इज इक्वल टू लेट से, और सिंप्लिसिटी के लिए क्या हम क्या करें 118 है तो चलो ले लो 180 ग्राम, ऐसे रैंडमली ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आई थिंक इट इज गिवन 250 ग्राम और समथिंग, या दे हैव टेकन 250 ग्राम, मैंने जस्ट ऐसे ही रैंडमली ले लिया 180 ग्राम। आप कुछ भी ले सकते हो, यू आर फ्री टू टेक एनी वेट। हाँ, इतना भी मत ले लेना कि लोग को एज्यूम करना ही थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सपोज करो अगर आपने ले लिया लेट से द वेट ऑफ द कप इज 5 kg, तो उठने में ही थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो मतलब लॉजिकली भी साउंड करे उस तरीके का वेट लीजिएगा। तो ओके फाइन, सो आई हैव कंसीडर्ड लेट्स से m इज the mass of the cup is 180 ग्राम। अब करें क्या बेटा, 180 ग्राम तो मैंने ले लिया। अब हमारे पास जैसे कि मैंने यहां पे बताया कि कप के अंदर हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, और 18 ग्राम of water molecule contains 6.022 into 10 to power 23 molecule, ठीक है। तो अगर मेरे पास पानी 180 ग्राम हुआ तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चा, तो दैट वुड बी x, अगेन यू हैव टू यूज द यूनिटरी मेथड, तो यहां पे कितना हुआ, x इज इक्वल टू 6.022 into 10 to power 23 molecules into 180 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 18 10 जा 180, तो मेरे पास कितने बने बेटा, x इज इक्वल टू 6.022 into 10 to power of 24 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स मेरे पास प्रेजेंट हैं कितने ग्राम में, 180 ग्राम ऑफ कप में इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अगेन आई एम सेइंग आपके पास यू आर फ्री टू टेक एनी वेट फॉर अ पार्ट ऑफ कप। हाँ, तो ये तो मैंने रैंडमली लिया हुआ है। अब देखो इतने मॉलिक्यूल्स तो प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा, दे आर आस्किंग कि हाउ मेनी चार्जेस, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड अ कप ऑफ वाटर। तो अब वो कैसे करें, अगर अगेन वी हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसमें क्या था, उसमें ये था कि Q इज इक्वल टू एन ई हमें लेना, Q इक्वल्स टू प्लस एंड माइनस एन ई। तो बाय द हेल्प ऑफ क्वांटाइजेशन वी नो दैट Q इक्वल्स टू एन ई, वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब हमारे पास यहां पे क्या है बेटा, हियर वी हैव मॉलिक्यूल्स। तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं, फॉर एग्जांपल लाइक फॉर वन मॉलिक्यूल there are two elements of hydrogen and one element of oxygen. So I will write one molecule has a two element of hydrogen and one element of oxygen. Clear? Hydrogen have two number of electrons, मतलब total अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स है एंड 1 प्रोटॉन्स है। ऑक्सीजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 8। तो अगर इंडिविजुअली अगर मैं देखूं कि एक हाइड्रोजन एटम के पास 1 + 1 मैंने 2 लिया है ना, तो 1 + 1 2, यस। एक हाइड्रोजन एलिमेंट के पास दो या तो प्रोटॉन है या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक ऑक्सीजन के एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं या तो 8 प्रोटॉन्स हैं। आई होप ये समझ आ रहा होगा, ये मैंने क्या लिखा हुआ है कि वाटर मॉलिक्यूल के पास, वाटर मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, 2 ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट एंड 1 इज ऑक्सीजन एलिमेंट। अब वो 2 हाइड्रोजन एलिमेंट में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसमें, ऑक्सीजन के पास। और प्रोटॉन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो 2 हाइड्रोजन एटम हैं, उसके पास 2 प्रोटॉन्स भी हैं प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। आई होप ये क्लियर होगा। तो हमें क्या समझना है बच्चा कि अगर H2O मतलब एक मॉलिक्यूल के पास टोटल 10 नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स हैं एंड 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये समझ आया क्या किया मैंने? 10 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स क्यों लिया मैंने? एक मॉलिक्यूल्स के पास अगर टोटल देखें तो 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। अभी मैंने समझाया, क्लियर? तो अगर मेरे पास इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुए, कितने? 6.022 into 10 to power 24 मॉलिक्यूल्स हुए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितने होंगे? सो विल सिंपली यूज, अगेन वी विल ट्राई टू यूज अ यूनिटरी मेथड, दैट इज फॉर वन I have one molecule is equal to 10 proton or let's say electron. So for how much? 6.022 into 10 to power 24 molecule, how many proton or electrons will be there? That would be x. So again we will use a unitary method. So x is equal to 10 into 6.022 into 10 to power of 24 divided by 1. So this is your molecule and this is also molecule. So they will be cancel each other. So this number of, when you multiply it, you will get a value of 10 of 6.022 into 10 to power 25 proton or electron will be there. P और E क्या है बेटा? प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा ना, इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे या तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है? इतने तो हमें मिल गया ना, आधा पार्ट हमने क्लियर कर लिया कि भाई एक कप ऑफ टी, जब अगर 180 ग्राम ऑफ कप ऑफ टी है, टी कहां से आ गया? सॉरी, वाटर है। चाय 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 भी बहुत बेकार चीज है। एनीवे, तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट, आई शुड थिंक अबाउट वाटर। तो अगर मेरे पास 180 ग्राम ऑफ वाटर है, तो 180 ग्राम ऑफ वाटर में आई हैव 6.022 into 10 to power 25 प्रोटॉन्स होंगे या तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर? अब इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ चार्जेस। We need to calculate charges as of now. Numbers is calculated. Now we need to calculate the charges. So we will use this expression Q equals to Ne. अब कोई भी ये ले लो आप, let's say if electrons develops in one body, so Q is equal to N. अगर मान लो N हमारा कितना है? 6.022 into 10 to power 25 into E की वैल्यू कितनी है? 1.6 into 10 to power minus of 19, right? 16 into 6, 96, 9.6. So this would be 9.6 into 10 to power 25 minus 10, 15 minus 9, 6. So this much charge is developed. एवरेज ये है ना, एवरेज है भाई, फिर गड़बड़ मत करना। तो देखो बेटा, हमने क्या किया बच्चा? हमने कुछ नहीं किया, इतना चार्ज डेवलप हुआ किसका? ये, अच्छा ये प्लस चार्ज है प्रोटॉन का, प्रोटॉन होगा तो इतना चार्ज डेवलप होगा, और इलेक्ट्रॉन हुआ तो इतना चार्ज डेवलप होगा। हो बेटा, क्लियर है? कुलम, ये अरे कुलम तो लिख लो, कुलम क्यों छोड़ना है हमें? सो दिस वाज द पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक में अलग है, टेक्स्ट बुक में 250 ग्राम दिया है, तो उसके लिए उसके उस कंटेक्स्ट में देखोगे तो पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। आई हैव टेकन द वेट ऑफ वाटर एज 180 ग्राम जस्ट फॉर माई सिंप्लिसिटी, दैट्स इट। Again, if you wanted to find the charge for an electron, so same value आएगी, Q equals to बस charge minus हो जाएगा, that would be minus of 9.6 into 10 to power of 6 of coulomb, ठीक है? This much charge is developed. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। Next question is also depends on the quantization. Let me help you up. ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने वो ये दो like previous two questions were totally a conceptual base. अगर आपको वो क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में आप सॉल्व कर लोगे। चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करो। This is the exercise question. A polythene piece rubbed with a wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to power 3.2 into 10 to power minus 7 coulomb, right? So पहला पार्ट क्या बोला है बेटा? First part they are asking that how much or estimate the number of electron transferred
from which to which? Okay, this is the first question. And the second question is there a transfer of mass from wool to polythene? अच्छा, चलो देख लेते हैं, वो भी समझ लेते हैं. आई होप क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा. अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आप सॉल्व करना भी स्टार्ट कर सकते हो. एज आई टोल्ड यू कि मेरे लेक्चर को, अगर आप वीडियो लेक्चर को देख रहे हो तो साथ में पेन पेपर में लेके ही बैठिएगा. आई वॉन्ट यू टू डू द सॉल्यूशन, सॉल्विंग पार्ट. पहले आप खुद कीजिए. अगर एरर आए वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, एंड देन यू शुड कंटिन्यू विद द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. So they are asking कि when wool is rubbed with a polythene, some amount of charge is develops. देखो, by a convention, it is stated that wood develops a positive charge and polythene develops a negative charge. ये convention है, ठीक है. एंड इस चीजों को हम बदल नहीं सकते. जिस लाइक प्लास्टिक और वुल का मैंने बताया होगा, प्लास्टिक नेगेटिव चार्ज हो जाता है, वुल पॉजिटिव चार्ज होता है. तो पॉलिथीन एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज एंड वुल इज एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज. कैसे है ये मत पूछिएगा. दिस इज जस्ट द कन्वेंशन दैट वी हैव बीन फॉलोइंग. ठीक है. सो या पॉलिथीन एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज एंड वुल एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज. अब सेकंड क्वेश्चन क्या होता है कि दे आर सेइंग दैट ऑन पॉलिथीन 3.2 into 10 to power minus 7 coulomb of charge is developing. So, estimate the number of electrons, estimate the number of electron transferred. So, for that part, we have to use the quantization expression Q equals to NE plus and minus NE. So, Q is given, the value of Q is 3.2 into 10 to power minus 7 coulomb is equal to N is something we need to determine into 1.6 into 10 to power minus of 19. So the value of N is 3.2 into 10 to power minus 7 divided by 1.6 into 10 to power minus of 19. ये हो जाएगा कितना? N is equal to 2 into 10 to power of minus 7 plus of 13. ठीक है? So this would be 6. N is equal to 2 into 10 to power of 6 electrons. आई होप ये समझ आ रहा होगा. तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉलीथीन में डेवलप हो जा रहे हैं. कुछ नहीं किया मैंने, बस क्वांटाइजेशन का एक्सप्रेशन यूज किया. क्लियर? अब क्वेश्चन दूसरा देखो. इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन? अच्छा, उस पे आने से पहले एक और चीज समझ लो. एक और क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? सपोज in polythene, based on the calculation what we have obtained that the number of electron develops on the polythene is 2 into 10 to power 6 electron, right? तो अगर मैंने ये पूछा कि चलो बताओ कि वुल पे कितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इतना तो अभी n की वैल्यू मैंने क्या लिखा है, जैसे मान लो लेट मी राइट इट इन माइनस. माइनस रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ चार्ज कि भाई इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलप्स ऑन पॉलीथीन. तो वुल पे कितना चार्ज डेवलप होगा? जितना चार्ज पॉलीथीन पे आया हुआ है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी डेवलप ऑन वुल प्रोवाइडेड नेचर विल बी अपोजिट. सो इन दिस केस ऑन वुल, देखो यहां पे दिस चार्ज इज डेवलप ऑन पॉलीथीन, राइट? सो नाउ ऑन वुल सेम अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप्ड बट विथ अपोजिट पोलैरिटी. सो दिस चार्ज इज डेवलप्स पॉजिटिव चार्ज. ये याद रखना. ठीक है. अब सेकंड पार्ट क्या पूछा है बच्चा कि इफ दिस मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, विल देयर एनी चेंज इन मास? तो अगर आपने कल का वीडियो अगर देखा होगा तो आपको तुरंत आप चुटकी में मुझे आंसर दे दोगे कि हाँ, इसमें मास का चेंज तो आता है. कितना चेंज आता है? तो अगर याद होगा तो मैंने बताया होगा कि अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट इज 9.1 into 10 to power minus 31 kg होता है. तो अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कितना आएगा? दैट वुड बी x. तो x इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ me. ये अगर याद होगा तो बहुत तुरंत आप कैलकुलेट कर लोगे. तो अगर यहां पे मेरे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं पॉलीथीन में, तो पॉलीथीन में मूव कितने हो रहे हैं? -2 into 10 to power 6. तो
तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चा, तो x is equal to 2 into 10 to power of 6 number of electrons are moving to a polythene, multiply by the mass of electron 9.1 into 10 to power minus of 31. So when you solve this part, so this will be x to 10 to power minus 13. So x is equal to, this would be 202.118.2 into 10 to power minus 31 plus 6. So x is equal to 18.2 into 10 to power of, this would be minus of 25 of kg. Yeah, kg. So yes, these were the three numericals I really wanted to discuss with all of you, because these numericals are totally dependent on my previous two videos. So all those conceptual clarity that I needed to discuss with all of you has been forwarded. तो अभी के लिए तो यही मैं मानता हूँ कि जो भी चीजें मैंने डिस्कस किया वो चीजें क्लियर हो गई होंगी, और अगर नहीं हुई होंगी तो यू गाइज आर फ्री टू रिवाइज द थिंग. अभी आपके पास वीडियोस है तो पीछे बैक बटन दबाओ, पीछे जाओ, वापस से रिस्टार्ट करो. तो पॉज एंड प्ले तो खैर बटन है आपके पास, तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट वीडियो. And second part, if you are thinking you would like to share anything with me, you guys are free to comment on me, on my video. And one more thing, in an upcoming video, I'm going to discuss the main part, I mean the subsequent part of this electric charge, and that is I will discuss some of the methods which is required to charge the body. How will you able to charge some body? Let's say if I wanted to charge a body positively, if I wanted to charge negatively, so what would be the method I have to go through it so that that individual body will be positively charged or negatively charged. So वो सारी methods को we will be going to discuss. For example, like frictional electricity we will be going to discuss. For example, like this so electrostatic induction we are going to discuss, and with that context we will be discussing how the bodies will be charged positively or negatively. So and in that part also I will touch a little bit flavor of grounding and those related terminologies. So just connect रहे मेरे साथ. जो भी नीडफुल चीजें है ना इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए, वो हर एक चीजों की जरूरत हो चुकी है. सो बी रेगुलर विद माय वीडियो, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यू विल बी एंजॉयिंग दिस, एंड लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.